Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to have discussion on the 2023 question paper of the FCI AG3 accounts post, and today we are going to have fourth part of it. In the previous classes we have already covered few of the questions, and few of the questions we are going to discuss today only. Now before moving ahead, I want to tell you that if you are new to our YouTube channel, you must subscribe to it because you are going to get each and every video in this YouTube channel only, and the concerned PDF of that class you will get in the Telegram channel. So I would suggest you to join the Telegram channel as well. Okay, so without ado further, let's directly jump to the first question of the day, and overall it's a 23rd question in the FCI AG3 accounts paper, right? Accounts post paper. Okay, so first question of the day is SR Enterprise receives a check of rupees 100, records it in the cash book and deposit it on the same day, राइट. सो एसआर एंटरप्राइज को एक चेक मिला 100 रुपये का, उसने कैश बुक में एंट्री कर दी है, और सेम चीज़ जो उसको चेक मिला था सेम उसने डिपॉजिट कर दिया उसी दिन बैंक में भी. बट उसी दिन बैंक से स्टेटमेंट भी आया जिसमें कि ये 100 रुपये शो नहीं हुआ था. मतलब बैंक को हमने डिपॉजिट तो कर दिया था, बट बैंक ने अभी तक ये चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है एक्चुअली में. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि हाउ इज दिस शोन ऑन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीआरएस स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, बीआरएस क्या होता है आपको पता होगा कि जब हम बैंक स्टेटमेंट जो हमको बैंक से मिलता है और अपनी जो कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक का अमाउंट रहता है, उससे जब मैच करेंगे हम बैंक स्टेटमेंट को, अपनी बैंक कॉलम के अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट से जब मैच करते हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनी के बैंक अकाउंट है, दोनों का जो अमाउंट होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. बट अगर वो नहीं है इक्वल किसी भी रीज़न से, जैसे कि एक रीज़न आपके पास ये रहा क्योंकि आपको चेक मिला, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री कर दी, ठीक है, डेबिट कर दिया बैंक अपना जो है कैश बुक बैंक कॉलम में डेबिट में एंट्री कर दिया, बट बैंक वालों ने अभी तक ये 100 रुपये आपके अकाउंट में एंटर नहीं किए हैं अपनी बुक्स में, मतलब बैंक स्टेटमेंट में. तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना 100 रुपये का. तो इसको बीआरएस में आप कैसे शो करेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन से इज एज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस. तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि देखिए गौर करिए, अभी जब भी आप बीआरएस करते हैं तो प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे कोई भी क्वेश्चन बीआरएस का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. आप एक जगह रखिए अपना बैंक स्टेटमेंट और दूसरी जगह लिखिए अपना कैश बुक. ठीक है, तो कैश बुक में हमारे पास बैंक कॉलम भी होता है, उसी की बात हो रही है अभी. तो बैंक स्टेटमेंट में 100 रुपये कम एंटर हुए होंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 रुपये का जो रिकॉर्डिंग है वो कैश बुक में हो गई है. मतलब कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर होना चाहिए था, बट अब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है. कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि 100 रुपये की एंट्री हो गई, तो प्लस 100 हो गया यहाँ पे. और ये बैंक स्टेटमेंट में अभी ये 100 रुपये नहीं चढ़ रखे हैं. अच्छा, अब अगर नहीं चढ़ रखे हैं ये 100 रुपये, तो क्या करेंगे आप बीआरएस में? इसको चढ़ा के दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे कि हाँ ये अनक्रेडिटेड बैलेंस है जो बैंक ने नहीं एंटर कर रखा है. अब हम इसको एंटर करके दिखा देंगे बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में नहीं बीआरएस में, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में. तो ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस. अच्छा, एक और चीज़ गौर करने वाली बात यह है, इसमें अनक्रेडिटेड लिखा हुआ है, लेकिन जब हम कैश बुक की बात करते हैं, ये भी बेसिक अकाउंट्स हैं, जब हम कैश बुक की बात करते हैं, जब भी बैंक में पैसा हमारे आता है, ठीक है, अपनी कैश बुक में, हम अगर बिजनेस हैं एज एन अकाउंटेंट, हम लोग अपनी कैश बुक में जो बैंक का अकाउंट होता है या बैंक का जो कॉलम है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करते हैं. याद है क्या करते हैं? डेबिट. क्योंकि असेट अकाउंट जब भी बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं. लेकिन बैंक वाला जो बैंक है, मान लीजिए एसबीआई में बैंक है, बैंक वाला जब हमें मैसेज करेगा कि आपके इसमें 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए गए हैं, हमारे पास मैसेज आता है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. आता है नहीं आता है? तो डेबिट और क्रेडिट रिवर्स होते हैं बैंक के केस में और कैश बुक के केस में. मतलब कि जो अमाउंट आप कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं वही अमाउंट बैंक वाला हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा. इसका लॉजिक क्या है? बड़ा सिंपल लॉजिक है. बैंक वाले के लिए जो हमारे अकाउंट का बैलेंस है उनके लिए वो लाइबिलिटी है, उनके लिए वो एसेट नहीं है. भैया हमारा पैसा है, यह मेरा और आपका पैसा है. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक का पैसा थोड़ी है. तो बैंक ने अगर हमारे अकाउंट में कुछ रुपये डिपॉजिट किए हैं हमारे तरफ से या कस्टमर की तरफ से,
तो वो हमारा पैसा है ना, मेरा और आपका, तो हम अपनी कैश बुक में उसको डेबिट कर रहे हैं। बैंक वाला थोड़ी डेबिट करेगा, बैंक वाला तो क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए हमारे अकाउंट में जो भी पैसा है उसके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम चाहें जब चाहें अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक तरह से अपने रुपए को रखा है बैंक के पास, वो बैंक का पैसा नहीं है, बैंक पे उधारी है समझ लीजिए वो एक, क्योंकि उसी का तो वो लोन बना के आगे देती है। समझ लीजिए कि एक तरह का बैंक के लिए वो लोन है। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है, बेसिक अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन उस अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो इसीलिए बैंक ने हमारे अमाउंट को क्रेडिट किया है डिपॉजिट करते टाइम पे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपनी बात करें, हमने इसी अमाउंट को डिपॉजिट करते टाइम पे अपनी कैश बुक में डेबिट में लिखा है। तो जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए हमेशा। बट यहाँ पे नहीं था। और क्यों नहीं था हमने समझ लिया। और बीआरएस में क्या एंट्री करेंगे वो भी समझ लिया हमने, कि एज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड टू द बीआरएस। बीआरएस बनाते समय हम लिखेंगे कि ऐसे बनाते हैं बीआरएस में, आपको बता देता हूँ, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ऐसे लिखा हमने। ठीक है। और मान लीजिए जो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस है वो हमारे पास 10,000 रुपये का है, क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपये का है, लेकिन कैश बुक के हिसाब से कितना होगा, 10,100 रुपये। 10,100 रुपये होगा ना, कि 100 रुपये ज़्यादा है कैश बुक में, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐसे बीआरएस में ऐड करके दिखा देंगे। बट ये एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ऑब्वियसली, तो ये इंपॉर्टेंट था कि ऐसा क्यों किया हमने ए ऑप्शन में। बट मैं फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि बाद में काम आएगा। हम ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिटेड बाय द बैंक, कितना कर देंगे, 100 रुपये। ठीक है। तो यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा 10,100 रुपये। इसका एक और तरीका लिखने का, स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना, स्टेटमेंट आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ऐड में आगे लिख सकते हो स्टेटमेंट कि चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। वो डिपेंड करता है, बस समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ ये 100 रुपये जो है बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं कर रखे हैं आपके अकाउंट में। ठीक है। कभी कभी एंट्री से पूछ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बता दिया है। तो 10,100 रुपये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। बीआरएस क्या कर रहा है, मैच कर रहा है दोनों के बैलेंसेस को, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि दोनों के बैलेंस अगर एक्चुअल में इक्वल नहीं भी दिख रहे हैं तो वो एक्चुअल में इक्वल हैं, बिकॉज ऑफ सब एडजस्टमेंट वो खाली बैलेंस शो नहीं कर रहा है अभी, बाद में वो अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई हैं। इनफैक्ट हमने बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, जो नहीं लिखा हो वो भी, तो हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24th, इन अकाउंटिंग विच टाइप ऑफ बैलेंस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद असेट्स अकाउंट। बड़ा आसान है। देखिए 5 कैटेगरी है अकाउंट की, जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं। 5 हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट है। असेट अकाउंट, ठीक है, ध्यान सुनेंगे सब लोग, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। इतनी बात समझ में आती है। ये 5 तरह के अकाउंट हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है जनरल एंट्री करते टाइम पे। असेट के केस में मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टेबल बना देता हूँ। प्लस का मतलब जब भी अकाउंट बढ़ रहा है, मतलब ये कैटेगरीज ऑफ अकाउंट जब भी बढ़ रहे हैं तो प्लस, जब भी घट रहे हैं तो माइनस। तो असेट जब भी बढ़ता है हम डेबिट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। असेट जब भी बढ़ता है हम डेबिट करते हैं, तो मतलब जब घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, तो ईजी है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है हम क्रेडिट करते हैं, तो जब लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। ध्यान रहेगा कि असेट लायबिलिटी उल्टा काम करेंगे। असेट बढ़ रहा था डेबिट करेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी के अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो लायबिलिटी अगर कम हो रही होगी तो हम डेबिट करेंगे। और सेम काम हमारा कैपिटल करता है। लायबिलिटी कैपिटल एक ही साइड रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, मालूम है ना, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट। गुड। तो कैपिटल भी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इनकम अगर बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट करता है। ठीक है। और अगर इनकम बढ़ी तो क्रेडिट करोगे, और अगर इनकम कम हो रही है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है इनकम के केस में, तो डेबिट करोगे। जैसे सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न हम डेबिट करते हैं, बट सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस के केस में, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं, जब भी एक्सपेंसेस करते हैं, हम रेंट दिया हमने, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, तो सारे डेबिट होते हैं। और जब ये एक्सपेंसेस कम हो रहे होते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है कुछ, जैसे परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, बट परचेज रिटर्न होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये आपको 5 कैटेगरी याद रखनी है। आपका पूरी जनरल एंट्री इन्हीं 5 अकाउंट में खत्म हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा सबको।
असेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल बढ़ेगा तो भी क्रेडिट करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो भी क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कम होने में इनका रिवर्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ बैलेंस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द असेट अकाउंट। अब असेट के बढ़ने पे हम ज़्यादातर डेबिट करते हैं ना, तो डेबिट ही बैलेंस रहेगा। टिपिकली असेट में डेबिट बैलेंस रहेगा, टिपिकली लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस रहेगा, टिपिकली कैपिटल में भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, टिपिकली इनकम में भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और टिपिकली एक्सपेंसेस में भी डेबिट बैलेंस रहेगा। जो ये प्लस वाले हैं यही तो टिपिकल बैलेंस है इनके। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा असेट के लिए डेबिट। लेकिन अगर आपको असेट के अलावा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टेबल आपको बता दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। असेट का क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, तो ये टेबल आप एक्सप्लेनेशन में खुद की नोट्स बना सकते हो तो बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू। वर्किंग कैपिटल बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली करंट असेट और करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। सिंपल है बहुत। अच्छा, करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट वो एसेट होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक साल के अंदर रियलाइज होने वाले हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो एक साल के अंदर हमें पे करना है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा असेट्स हैं हमारे पास ओवर करंट लायबिलिटी, जो एक्स्ट्रा असेट, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं हमारे पास ओवर करंट लायबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन पे करनी है, उससे ज़्यादा जो असेट्स हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल में लगी होती है, इसलिए इसका नाम वर्किंग कैपिटल लग गया जाता है, इसीलिए इसका नाम वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, ओके, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी सब तो फॉर्मूले हैं बट गलत फॉर्मूले हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर। चलो एरर को समझते हैं एक बार। तीन टाइप की एरर है हमारे पास, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। ये तीन टाइप की एरर होती है, और क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा टाइप ऑफ एरर नहीं है, तो एरर ऑफ इन्वेंट्री कोई भी एरर नहीं होती है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी, बट एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन और कमीशन। चलो प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल एक शॉर्ट में समझिए कि एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर होती है जब अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स सही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मतलब मान लेते हैं कि वो गलती करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज कर लेता है, ऐसे अगर उसने गलती कर दी। अच्छा, ऐसी कौन सी गलती कर सकता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वेजेस पे किया उसने, कंपनी ने वेजेस पे किया, और उसके अकाउंटेंट ने इन वेजेस पे, जो वेजेस पे हुए हैं जो वर्कर्स को, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, उसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। जनरल जो वेजेस पे करते हैं ना डेली, उसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, तो ये गलत हो गया। रेवेन्यू को उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये उसका प्रिंसिपल ही गलत है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स ही गलत हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है। लॉजिकल है, ऐसे नहीं दिया गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसीलिए इसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन क्या है? जब अकाउंटेंट एंट्री करना भूल जाता है, पूरी की पूरी एंट्री छोड़ दी उसने, पूरी की पूरी एंट्री ना भी छोड़ी हो, मतलब एक एस्पेक्ट भी छोड़ दिया है। मतलब कि हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती है ना, जैसे परचेज बुक होती है और कैश बुक होती है, मान लेते हैं उसने परचेज बुक में एंट्री कर दी बट कैश बुक में एंट्री करना छोड़ दिया, भूल गया वो, तो ये पार्शियल ओमिशन है। सब्सिडरी बुक क्या होती हैं? सब जनरल्स तो होते हैं, और क्या होते हैं, जनरल जो एंट्री होती है उसको अगर हम अलग अलग बुक्स में लिखेंगे तो वो सब जनरल बुक कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो जनरल एंट्री इसने आधी की आधी नहीं की, तो ये ओमिशन का केस है। और मान लेते हैं उसने पूरी ही एंट्री छोड़ दी, मतलब परचेज बुक में भी एंट्री करना छोड़ दिया और कैश बुक में भी उसने एंट्री करनी उसको भूल गया वो। ठीक है, तो ये भी एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है, चाहे पार्शियल हो चाहे फुली ओमिशन किया हो उसने। अच्छा, थर्ड है एरर ऑफ कमीशन। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि सी फॉर कमीशन एंड सी फॉर क्लरिकल एरर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, सी फॉर कमीशन तो सी फॉर क्लरिकल एरर। तो जब भी क्लरिकल एरर करता है अकाउंटेंट, उसके प्रिंसिपल क्लियर हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट गलती से उसने मोहन के जगह सोहन का अकाउंट क्रिएट कर दिया मान लेते हैं, राम के जगह श्याम का अकाउंट डेबिट कर दिया मान लेते हैं, ऐसा क्लरिकल एरर उसकी हो रही है, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो तीनों हमने समझ लिया एरर ऑफ क्या क्या एरर होते हैं। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि एरर ऑफ इन्वेंट्री कुछ नहीं होता है अकाउंट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज मिसलेनियस टॉपिक में आएगा आपके, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए,
लिवरेज का मतलब पहले समझते हैं, फिर फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे। लिवरेज क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुननी है, बहुत ध्यान से। दो वेरिएबल अगर हमारे पास हैं, एक वेरिएबल का यूज़ करके हम दूसरे वेरिएबल को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक वेरिएबल को यूज़ करके हम दूसरे वेरिएबल को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं लिवरेज। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास जैक होता है ना, जैक, जो गाड़ी का जैक होता है, जब हमारे पास गाड़ी होती है उसको हम उठाते हैं तो हाथ से थोड़ी उठाते हैं, अगर हमें टायर बदलना है हम जैक का यूज़ करते हैं ना। तो हम एक तरह का लिवरेज यूज़ करते हैं। यहाँ हम प्रेशर लगा रहे होते हैं, यहाँ हल्का प्रेशर लगता है, बट गाड़ी को उठाने के लिए इतना प्रेशर से थोड़ी उठेगा। आपको पता है ना, जैक में ऐसे करके घुमाते हैं, अगर हम, हर गाड़ी के साथ एक जैक मिलता है ऑलरेडी, तो उसमें अगर मैं यहाँ से घुमाऊंगा अपना जैक को कम प्रेशर लगा के, इस जैक की दूसरे साइड में इतना प्रेशर लगाता है ये जैक कि गाड़ी उड़ जाती है। तो यहाँ मैंने कम प्रेशर लगाया, कम फोर्स लगाया, बट इस जैक के दूसरे साइड ने इतना फोर्स लगाया कि गाड़ी ऊपर उड़ जाती है टायर निकालने के लिए। तो ये एक तरह का लिवरेज समझ लीजिए आप, है एक लेमन की लैंग्वेज में, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है डेट। डेट को यूज करके, आप डेट को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, बात समझ आ रही है? डेट को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं कंपनी में, उसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। मोटा मोटा है, अभी आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, बस मोटा मोटी यही मतलब है इसका, ठीक है। क्योंकि एकदम डिटेल में तो अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये एमसीक्यू है, जब डिटेल क्लास करेंगे तो एकदम डिटेल में समझा दूंगा, अभी मोटा मोटा समझना है। तो आपको नॉर्मल लिवरेज का एक एग्जांपल दे दिया मैंने रियल लाइफ का, और एक अकाउंट्स के टर्म में भी दे दिया, फाइनेंस के टर्म में भी दे दिया। तो इसीलिए फॉर्मूला जो है वो इसका है टोटल डेट। इसका एक ही फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला है, बट अभी आप यही पढ़ेंगे। टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये है इसका फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था ना कि डेट और इक्विटी का रिलेशन बता रहा है, टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर, चाहे गूगल का यूज़ करो, चाहे दिमाग का यूज़ करो, चाहे बुक का यूज़ करो, ठीक है। सो द क्वेश्चन आई विल read it for you, but options I am not going to read it for you, right? And neither I am going to read the solution for it. The 50-50 test is done to determine whether or not a company is, ये आपका क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। वीडियो पॉज करके रिसर्च करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, और मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।